हम उन नक्शों की बात कर रहे हैं जो लगभग 1300 से 1700 के बीच बनाए गए थे। हालांकि ये नक्शे काफी हद तक पुराने मूल नक्शों पर आधारित थे जिनकी नकल की गई थी। और हम यह बात निश्चित रूप से कह सकते हैं क्योंकि प्रसिद्ध नक्शों में से एक पीरी रीस का नक्शा है। क्या पता आज जिस विश्व मानचित्र पर हम भरोसा करते हैं वह किसी प्राचीन सत्य को छुपा रहा हो। इस्तांबुल के एक संग्रहालय में 500 साल पुराना एक मानचित्र रखा है जिसमें एक ऐसा द्वीप दिखाया गया है जो 12,000 वर्षों से पानी के नीचे है। मानचित्र में उस द्वीप से होकर गुजरने वाली एक पत्थर की सड़क भी दिखाई गई है। ग्राहम हैनकॉक ने इस प्रमाण को जो रोगन के सामने प्रस्तुत किया और उन्होंने आगे जो खुलासा किया वह प्राचीन इतिहास के बारे में आपको सिखाई गई हर बात पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देगा। मनुष्य ने समुद्र पर कब विजय प्राप्त की? एक ऐसी दुनिया में जहां हम मानते हैं कि हमने अपने प्राचीन अतीत के सभी रहस्यों को उजागर कर दिया है, ग्राहम हैनकॉक ने जो रोगन के साथ बैठकर पुरातत्व की सबसे मूलभूत मान्यताओं में से एक को चुनौती दी। उन्होंने जिस प्रश्न पर चर्चा की वह सतही तौर पर तो सरल लगता है, लेकिन इसका उत्तर मानव सभ्यता के बारे में हमारे ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य ने वास्तव में खुले महासागर को पार करना कब सीखा? मुख्यधारा के पुरातत्व का उत्तर आपको चौंका सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार गंभीर समुद्री यात्रा की शुरुआत लगभग 3000 से 3500 वर्ष पूर्व पॉलिनेशियन लोगों के साथ हुई थी। उससे पहले आधिकारिक मान्यता के अनुसार कोई भी महासागरों को पार नहीं करता था, कोई भी दूरस्थ तटों की खोज नहीं करता था। ऐसा माना जाता था कि मानव जाति तटरेखाओं और दिखाई देने वाले स्थलों के बीच छोटी समुद्री यात्राओं तक ही सीमित थी। पॉलिनेशियन लोग निस्संदेह असाधारण नाविक थे। आधुनिक नाविक भी उनके द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों की बराबरी करने में संघर्ष करते हैं, जो उन्होंने केवल आकाश में तारों, अपनी नावों के नीचे समुद्री धाराओं के अनुभव और अपने पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त ज्ञान के बल पर हासिल की थीं। इन प्राचीन नाविकों ने हजारों किलोमीटर विशाल प्रशांत महासागर को पार किया और उनकी यह उपलब्धि किसी चमत्कार से कम नहीं थी, खासकर जब आप यह सोचते हैं कि उनके पास न तो कंपास थे, न ही मानचित्र और न ही किसी भी प्रकार के आधुनिक उपकरण। ईस्टर द्वीप की उनकी खोज मानव इतिहास की सबसे प्रभावशाली नौवहन उपलब्धियों में से एक है। जरा कल्पना कीजिए कि उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। ईस्टर द्वीप पृथ्वी के सबसे अलग थलग स्थानों में से एक में स्थित है। यह एक दिशा में दक्षिण अमेरिका के तट से 2000 मील और दूसरी दिशा में ताहिती से 2000 मील की दूरी पर स्थित है। इनके बीच केवल खाली महासागर ही है। विशाल प्रशांत महासागर के बीचों बीच ज्वालामुखी चट्टान के इस छोटे से टुकड़े को ढूंढना किसी पूरे महाद्वीप के बीचों बीच एक अकेला घर ढूंढने जैसा होगा, मानो आंखों पर पट्टी बांधकर। लेकिन पॉलिनेशियन लोगों को ईस्टर द्वीप संयोग से नहीं मिला था, उन्होंने इसे जानबूझकर खोजा था। वे इतने लोगों को लाए कि एक स्थायी समुदाय की स्थापना हो सके जो पीढ़ियों तक कायम रह सके और विकसित हो सके। साक्ष्य बताते हैं कि उन्होंने अन्य द्वीपों के साथ नियमित संपर्क भी बनाए रखा और उन विशाल दूरियों को पार करते हुए बार बार समुद्री यात्राएं कीं। यह तूफान में रास्ता भटक गए दुर्भाग्यशाली नाविकों का समूह नहीं था। यह सुनियोजित, कुशल और सटीक समुद्री यात्रा थी जिसे उद्देश्यपूर्ण ढंग से अंजाम दिया गया था। मुख्यधारा के पुरातत्व के लिए पोलिनेशियाई विस्तार मानव जाति द्वारा
समुद्री अन्वेषण में किए गए प्रयासों की पूर्णतः शुरुआत का प्रतीक है। अकादमिक सर्वसम्मति के अनुसार पोलिनेशियाई लोगों द्वारा यह सिद्ध करने से पहले कोई महत्वपूर्ण समुद्री यात्रा नहीं हुई थी कि यह संभव है। ग्राहम हैनकॉक इस दृष्टिकोण में एक गंभीर समस्या देखते हैं। पुरातत्व समुदाय इस समय रेखा को एक सिद्धांत या प्रबल संभावना के रूप में नहीं, बल्कि एक स्थापित तथ्य के रूप में प्रस्तुत करता है जिस पर कोई विवाद नहीं किया जा सकता। फिर भी ऐसे ठोस प्रमाण मौजूद हैं जो इस सहज धारणा का खंडन करते हैं, और मुख्यधारा के पुरातत्व विज्ञान ने इस विषय पर ध्यान देने में अजीबोगरीब अनिच्छा दिखाई है। अमेज़न क्षेत्र में किए गए डीएनए अध्ययनों पर विचार करें। ये आनुवंशिक निष्कर्ष प्राचीन आबादी के बीच ऐसे संबंध प्रकट करते हैं जो मानव समुद्री यात्रा के स्वीकृत कालक्रम के अनुसार बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं हैं। साक्ष्य बताते हैं कि पॉलिनेशियन लोगों के समुद्री यात्रा शुरू करने से बहुत पहले ही लोग विशाल समुद्री दूरियों को पार कर चुके थे। इस आनुवंशिक साक्ष्य के संभावित अर्थ की जांच करने के बजाय पुरातत्वविदों ने इसे बड़े पैमाने पर अनदेखा करना ही बेहतर समझा है। पुरातत्वविद यह तर्क नहीं देंगे कि मिस्रवासियों के पास नावें थीं, लेकिन यह अभी भी स्वीकृत इतिहास के दायरे में आता है। फिर मिस्र की समस्या है जिस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। हम पूर्णतः जानते हैं कि प्राचीन मिस्रवासियों के पास 4500 वर्ष पूर्व परिष्कृत नौकाएं थीं। ये साधारण बेड़े या आदिम डोंगी नहीं थीं। ये सुव्यवस्थित पोत थे जो भारी मात्रा में माल और अनेक यात्रियों को लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम थे। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि नाव प्रौद्योगिकी मिस्र में पाए गए नमूनों से 1000 वर्ष पहले भी मौजूद थी, जिससे समुद्री क्षमता कम से कम 5500 वर्ष पूर्व तक पहुंच जाती है। यहां एक स्पष्ट प्रश्न उठता है जिसका उत्तर पुरातत्व देने से इनकार करता है। यदि इन प्राचीन सभ्यताओं के पास समुद्र में चलने योग्य नावें थीं, तो हम यह क्यों मान लें कि उन्होंने खुले महासागर की खोज के लिए उनका उपयोग कभी नहीं किया? यह धारणा बुनियादी तर्क के विपरीत है। मनुष्य हमेशा से जिज्ञासु खोज करता रहे हैं। किसी भी सभ्यता को नावें दे दीजिए, वे अंततः क्षितिज की ओर रुख करके यह देखने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या है। पुरातत्वविद इस बात को सहर्ष स्वीकार करते हैं कि मिस्र में नौकाएं हुआ करती थीं। यह बात स्वीकृत इतिहास के ढांचे में सहजता से फिट बैठती है। नौकाएं बेशक पुरानी हैं, लेकिन इतनी पुरानी नहीं कि मानव विकास के मूलभूत सिद्धांतों को चुनौती दे सकें। पुरातत्व शास्त्र जिस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता और जो मुख्यधारा के अकादमिक समुदाय के लिए एक अकल्पनीय प्रस्ताव है, वह है हिमयुग के दौरान एक वैश्विक समुद्री संस्कृति का अस्तित्व। यह सुझाव कि 12,000 वर्ष से भी अधिक पूर्व में कुशल नाविक विश्व के महासागरों की खोज कर रहे थे, मानव तकनीकी विकास की प्रगति के बारे में पुरातत्व शास्त्र के सभी दावों के विपरीत है। यही वह विचार है जिसका समर्थन ग्रैहम हैनकॉक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं, और उन्हें इसका सबूत सबसे अप्रत्याशित जगह पर मिला है। ऐसे नक्शे जिनका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। पीरी रीस का रहस्य। प्राचीन वैश्विक समुद्री यात्रा के सबसे ठोस प्रमाण लहरों के नीचे दबे जहाजों के मलबे या तटीय स्थलों से खोदे गए प्राचीन बंदरगाहों से नहीं मिलते, बल्कि प्रमाण प्राचीन मानचित्रों के रूप में मौजूद हैं जो दुनिया को ऐसे तरीकों से दर्शाते हैं जिन्हें उनके रचनाकारों के लिए हासिल करना पूरी तरह से असंभव रहा होगा। ये अज्ञात भूमियों के स्वप्निल सपने देखने वाले कल्पनाशील कलाकारों द्वारा खींचे गए कच्चे रेखाचित्र नहीं हैं। ये परिष्कृत मानचित्र दस्तावेज हैं
जो उस समय की दुनिया को दर्शाते हैं जब हिमयुग चल रहा था और समुद्र तट आज के तटों से बिल्कुल अलग थे। इन मानचित्रों का सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो इन्हें लगभग 1300 से 1700 के बीच बनाया गया था। फिर भी इनमें ऐसी भौगोलिक जानकारी मौजूद है जो इनके रचनाकारों ने स्वयं के अन्वेषण से प्राप्त नहीं की होगी। इन रहस्यमय दस्तावेजों को समझने की कुंजी इनके निर्माण की प्रक्रिया को समझने में निहित है। मध्यकालीन और पुनर्जागरण काल के मानचित्रकारों ने इन मानचित्रों को अपने सर्वेक्षणों और अन्वेषणों के आधार पर नए सिरे से नहीं बनाया था। इसके बजाय उन्होंने सदियों से संरक्षित और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे प्राचीन मानचित्रों की नकल की थी। हम यह बात पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं क्योंकि मानचित्रकारों ने स्वयं अपने स्रोतों और विधियों को अपने हाथ से लिखकर दर्ज किया था। इन असंभव मानचित्रों में सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद मानचित्र पीरी रीस मानचित्र के नाम से जाना जाता है। पीरी रीस नामक एक तुर्की एडमिरल ने 1513 में यह मानचित्र बनाया था। नौसेना कमांडर के रूप में उनके पास पुराने नक्शों और चार्टों का एक असाधारण संग्रह था जिसके अस्तित्व के बारे में आपको अधिकांश लोगों को जानकारी ही नहीं थी। आज हमारे पास जो नक्शा है वह मूल रूप से मौजूद संपूर्ण विश्व मानचित्र का केवल एक अंश मात्र है। वास्तव में उनके नक्शे का केवल एक कोना ही बचा है। यह मूल रूप से एक विश्व मानचित्र था। समय और इतिहास के विनाश ने इस अद्भुत दस्तावेज के अधिकांश भाग को नष्ट कर दिया है, जिससे अब केवल एक कोना ही बचा है जो अमेरिका के कुछ हिस्सों और अफ्रीका के पश्चिमी तट को दर्शाता है। पीरी रीस मानचित्र की महत्ता केवल इसकी प्राचीनता या इसमें दर्शाए गए क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पीरी रीस द्वारा स्वयं मानचित्र पर लिखे गए विस्तृत नोट्स में निहित है। तुर्की के इस एडमिरल ने अपने हाथ से लिखकर यह दस्तावेज तैयार किया कि उन्होंने अपना नक्शा कैसे बनाया और उन्हें जानकारी कहां से मिली। इन नोट्स के अनुसार पीरी रीस ने अपना मानचित्रण कार्य 100 से अधिक पुराने स्रोत मानचित्रों पर आधारित किया था, जिन्हें उन्होंने वर्षों से विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया था। इन स्रोत मानचित्रों का स्रोत हमें प्राचीन ज्ञान के सबसे प्रसिद्ध भंडारों में से एक अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय तक ले जाता है। पीरी रीस ने बताया कि उनके द्वारा अध्ययन किए गए कुछ मानचित्र मूल रूप से इसी प्रसिद्ध पुस्तकालय से आए थे, जो प्राचीन विश्व में ज्ञान के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण संग्रहों में से एक था। अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय 4वीं शताब्दी ईस्वी में नष्ट हो गया और इसके जलने के साथ ही सदियों से संचित मानव ज्ञान को दर्शाने वाले अनगिनत अमूल्य दस्तावेज, पांडुलिपियां और मानचित्र भी नष्ट हो गए। हालांकि यह धारणा कि यह सारा ज्ञान पूरी तरह से खो गया हमेशा से ही वास्तविकता से अधिक एक मिथक रही है। जब अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय जल गया तो कुछ अनमोल दस्तावेजों को उन व्यक्तियों ने बचा लिया जिन्होंने उनके अपार महत्व को पहचाना। इन बचाए गए दस्तावेजों में कुछ प्राचीन मानचित्र भी शामिल थे जिन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल ले जाया गया। यह शहर, जो बाद में तुर्की ओटोमन साम्राज्य की राजधानी बना, प्राचीन दुनिया के इन बचाए गए खजानों का नया घर बन गया। ये मानचित्र सदियों तक पुस्तकालयों और संग्रहों में संरक्षित रहे, जहां विद्वान, नाविक और सैन्य कमांडर इनका उपयोग कर सकते थे। पीरी रीस को अलेक्जेंड्रिया से बचाए गए इन मानचित्रों तक पहुंचने का असाधारण सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे उन सभ्यताओं द्वारा संकलित भौगोलिक ज्ञान का अध्ययन करने में सक्षम थे जो उनके समय से हजारों वर्ष पहले लुप्त हो चुकी थीं। उन्होंने इन प्राचीन मानचित्रों को हूबहू वैसे ही नहीं बनाया जैसे वे उन्हें मिले थे। इसके बजाय उन्होंने सूचनाओं के संश्लेषणकर्ता के रूप में कार्य किया। प्राचीन मूल मानचित्रों से प्राप्त आंकड़ों को
समकालीन नाविकों और खोजकर्ताओं द्वारा एकत्रित नवीनतम नौवहन संबंधी ज्ञान के साथ संयोजित किया। परिणाम स्वरूप एक अद्वितीय मानचित्र दस्तावेज तैयार हुआ, जिसने हजारों वर्षों के समुद्री अन्वेषण और भौगोलिक ज्ञान को समाहित किया। पिरीरीस का नक्शा कोई इकलौती अनोखी चीज नहीं है। यह समान नक्शों की एक पूरी श्रेणी का मात्र एक उदाहरण है, जिनमें एक जैसी रहस्यमयी विशेषताएं पाई जाती हैं। मध्य युग और पुनर्जागरण काल में बने ये सभी नक्शे पुराने स्रोतों पर आधारित होने का दावा करते हैं, जो अब इतिहास में खो चुके हैं। मूल मानचित्र, जो स्रोत के रूप में उपयोग किए गए थे, लुप्त हो चुके हैं और केवल ये बाद की प्रतियां ही उनके अस्तित्व का प्रमाण हैं। फिर भी इन प्रतियों में निहित जानकारी, भौगोलिक ज्ञान और मानचित्र कला की ऐसी दक्षता को दर्शाती है जो उन युगों के लिए पूरी तरह असंभव प्रतीत होती है जिनमें मूल स्रोत मानचित्र बनाए गए होंगे। ऐसी तकनीक जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। तटरेखाओं, द्वीपों और महाद्वीपों को दर्शाने वाले सटीक मानचित्र बनाने के लिए मानचित्रकारों को प्रत्येक स्थान के लिए दो मूलभूत निर्देशांक, अक्षांश और देशांतर निर्धारित करने होते हैं। हालांकि ये माप समान रूप से जटिल प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन इनके पीछे की तकनीकी आवश्यकताएं बहुत भिन्न हैं। इस अंतर को समझना इस बात को समझने के लिए आवश्यक है कि कुछ प्राचीन मानचित्र पारंपरिक ऐतिहासिक व्याख्याओं के लिए इतनी गंभीर चुनौती क्यों पेश करते हैं। अक्षांश से यह पता चलता है कि कोई स्थान भूमध्य रेखा से कितना उत्तर या दक्षिण में स्थित है, और प्राचीन नाविक अपेक्षाकृत सरल अवलोकन तकनीकों का उपयोग करके इसकी गणना कर सकते थे। दोपहर में सूर्य के कोण को मापकर या रात में ध्रुव तारा जैसे तारों की स्थिति का पता लगाकर नाविक काफी हद तक सटीक रूप से अपना अक्षांश निर्धारित कर सकते थे। एस्ट्रोलैब और क्रॉस स्टाफ जैसे उपकरण, हालांकि आधुनिक मानकों के अनुसार आदिम थे, इस कार्य के लिए पर्याप्त थे और हजारों वर्षों तक विभिन्न रूपों में मौजूद रहे। कई प्राचीन सभ्यताएं अक्षांश का निर्धारण आश्चर्यजनक सटीकता के साथ कर सकती थीं। देशांतर एक बिल्कुल अलग चुनौती है, जिसने सदियों तक नाविकों को उलझन में डाल रखा था। किसी संदर्भ बिंदु से आप कितनी दूर पूर्व या पश्चिम में हैं, यह निर्धारित करने के लिए दो स्थानों पर एक साथ सटीक समय जानना आवश्यक है। आपके वर्तमान स्थान का स्थानीय समय और पृथ्वी पर कहीं और स्थित एक निश्चित संदर्भ बिंदु का समय। देशांतर की गणना का गणितीय सिद्धांत वास्तव में काफी सरल है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी प्रति घंटे 15 डिग्री का घूर्णन होता है। अपने स्थान पर सूर्य के उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के समय की तुलना अपने संदर्भ बिंदु पर उस समय से करके आप यह गणना कर सकते हैं कि आप उस संदर्भ बिंदु से कितने डिग्री देशांतर पर हैं। समय के अंतर का प्रत्येक घंटा 15 डिग्री देशांतर के बराबर होता है। गणितीय रूप से यह सरल है। सटीक समय बनाए रखने की तकनीकी चुनौती ही इस समस्या को जटिल बनाती है। देशांतर की गणना के लिए एक अत्यंत सटीक समय निर्धारण उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसे क्रोनोमीटर कहा जाता है। आधुनिक समाज में सटीक घड़ियों को भले ही सामान्य बात माना जाता है, लेकिन लंबी समुद्री यात्राओं के दौरान सटीक समय बनाए रखने में सक्षम घड़ी का निर्माण मानव इतिहास की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक साबित हुआ है। समुद्री वातावरण यांत्रिक सटीकता के लिए बेहद प्रतिकूल होता है। समुद्र में जहाज लगातार गतिमान रहता है, हर लहर के साथ हिलता डुलता रहता है। जहाज तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दबाव में बदलाव
और खारे पानी की वजह से होने वाले संक्षारण के संपर्क में आता है, जो हर धातु के पुर्जे को नुकसान पहुंचाता है। शुरुआती घड़ियां पेंडुलम या नाजुक संतुलन तंत्र पर निर्भर थीं, जो इन सभी स्थितियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। तापमान में बदलाव के कारण धातु के पुर्जे फैलते या सिकुड़ते थे, जिससे समय की गणना की दर में परिवर्तन होता था। जहाज की गति से समय को नियंत्रित करने वाले सूक्ष्म दोलन बाधित होते थे। नमकीन हवा से महत्वपूर्ण पुर्जों में जंग लग जाती थी। जमीन पर एकदम सही समय बताने वाली घड़ियां समुद्र में ले जाने पर प्रतिदिन कुछ मिनट या यहां तक कि कुछ घंटे आगे या पीछे हो सकती थीं। देशांतर निर्धारण में समय की छोटी छोटी त्रुटियां भी नेविगेशन में भयंकर गलतियां पैदा कर सकती थीं। केवल 4 मिनट की त्रुटि 1 डिग्री की देशांतरीय त्रुटि में तब्दील हो जाती थी, जो भूमध्य रेखा पर लगभग 60 समुद्री मील के बराबर होती है। इन अशुद्धियों के कारण सटीक नौवहन पूरी तरह असंभव हो गया था। सदियों तक पृथ्वी पर किसी भी सभ्यता के पास ऐसा समय घड़ी नहीं थी जो लंबी समुद्री यात्राओं के दौरान आवश्यक सटीकता बनाए रख सके। तकनीकी इतिहास का यह एक स्थापित तथ्य है कि 1700 के दशक के उत्तरार्ध तक एक विश्वसनीय समुद्री कालमापी का सफलतापूर्वक विकास नहीं हो सका था। इस उपलब्धि का श्रेय अंग्रेज घड़ीकार जॉन हैरिसन को जाता है, जिन्होंने अपने जीवन के कई दशक इस असंभव सी लगने वाली समस्या को सुलझाने में बिताए। 1760 और 1770 के दशकों में विकसित किए गए उनके अभूतपूर्व डिजाइनों ने अंततः गति, तापमान और जंग से उत्पन्न चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर ली। हैरिसन की सफलता के बाद भी ये घड़ियां दुर्लभ, अत्यंत महंगी रहीं और अधिकांश नाविकों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं थीं। हैरिसन के काम से पहले नाविक अपनी पूर्व पश्चिम स्थिति के बारे में किसी भी विश्वसनीय जानकारी के बिना ही दिशा निर्देश करते थे। वे गति और दिशा के आधार पर तय की गई दूरी का अनुमान लगाने के लिए गति आधारित गणना पर निर्भर थे, जिसमें अनुभव और अनुमान का भी इस्तेमाल होता था। इस प्रणाली के तहत त्रुटियां तेजी से बढ़ती जाती थीं। जहाज अक्सर अपनी स्थिति का सैकड़ों मील का गलत अनुमान लगा लेते थे। कई जहाज अनजाने में उन तटों की ओर बढ़ गए जिन्हें वे बहुत दूर समझते थे। कुछ जहाज अपने निर्धारित बंदरगाहों से पूरी तरह भटक गए और बुरी तरह खो गए। कभी-कभी इसके परिणाम जहाज पर सवार सभी लोगों के लिए घातक साबित होते थे। देशांतर का सटीक निर्धारण न कर पाने के कारण इतिहास में अनगिनत समुद्री दुर्घटनाएं हुईं। जहाज अनदेखे तटों पर आकर नष्ट हो गए, पूरे पूरे दल मारे गए, बहुमूल्य माल का नुकसान हुआ। ये त्रासदी इतनी बार घटी कि इन्होंने समुद्री इतिहास की दिशा तय कर दी और सरकारों को देशांतर की समस्या का समाधान करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारी पुरस्कार देने के लिए प्रेरित किया। हैरिसन की अभूतपूर्व खोज के बाद जब सटीक देशांतर निर्धारण संभव हो पाया, तो इसने मानव सभ्यता को पूरी तरह बदल दिया। वैश्विक व्यापार में जबरदस्त विस्तार हुआ, क्योंकि जहाज अब आत्मविश्वास के साथ यात्रा कर सकते थे। नौसैनिक शक्ति अधिक सटीक और रणनीतिक बन गई। खोज का तरीका खतरनाक अनुमानों से हटकर व्यवस्थित योजना की ओर मुड़ गया। देशांतर समस्या का समाधान ज्ञानोदय की महान उपलब्धियों में से एक माना गया। यह हजारों वर्षों से हर सभ्यता को पराजित करने वाली चुनौती पर मानव प्रतिभा की विजय थी। कम से कम पारंपरिक इतिहास तो यही बताता है। फिर भी वे प्राचीन मानचित्र जो अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय से प्राप्त स्रोतों से लिए गए थे, तटरेखाओं और भूभागों की सटीक देशांतरीय स्थिति दर्शाते हैं। माना जाता है कि इस स्तर की सटीकता प्राप्त करने की तकनीक 1700 के दशक में
जॉन हैरिसन द्वारा आविष्कार किए जाने तक अस्तित्व में नहीं थी। या तो वे नक्शे गलत हैं, जिसकी तुलना आधुनिक भूगोल से करने पर वे गलत नहीं साबित होते, या फिर हैरिसन के जन्म से हजारों साल पहले किसी के पास देशांतर की सटीक गणना करने की क्षमता थी। अब जरा रुकिए, देखिए कि ये प्राचीन नक्शे उस महाद्वीप के बारे में क्या खुलासा करते हैं जिसे आधुनिक दुनिया ने अभी तक खोजा भी नहीं था। असंभव महाद्वीप। 1818 में पिंकर्टन नामक एक सम्मानित मानचित्रकार ने उस समय उपलब्ध सबसे उन्नत नौवहन ज्ञान का उपयोग करके एक विश्व मानचित्र बनाया। यूरोपीय शक्तियां आक्रामक रूप से पूरी दुनिया का अन्वेषण और मानचित्रण कर रही थीं। पिंकर्टन का विश्व मानचित्र लगभग 2 शताब्दियों पहले भौगोलिक ज्ञान का अत्याधुनिक उदाहरण था। पिंकर्टन के विश्व मानचित्र का बारीकी से अध्ययन करने पर एक कमी तुरंत स्पष्ट हो जाती है। ग्लोब के सबसे निचले हिस्से में, जहां दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र होना चाहिए, वहां बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मानचित्र में वह खाली स्थान दिखाया गया है जहां अंततः अंटार्कटिका स्थित होगा। यह चूक आकस्मिक नहीं थी और न ही यह कोई मुद्रण त्रुटि थी। यह एक सरल ऐतिहासिक वास्तविकता को दर्शाता है। 1818 में आधुनिक सभ्यता ने अभी तक अंटार्कटिका की खोज नहीं की थी। मानचित्रकार इसे मानचित्र में शामिल नहीं कर सका क्योंकि पश्चिमी दुनिया में महाद्वीप के अस्तित्व के बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं थी। यहां तर्क स्पष्ट प्रतीत होता है। आप उस चीज का नक्शा नहीं बना सकते जिसे आपने खोजा ही नहीं है। सदियों के समुद्री अन्वेषण और दक्षिणी जल क्षेत्रों में अनगिनत यात्राओं के बावजूद पिंकर्टन द्वारा अपना नक्शा बनाने के समय तक कोई भी अन्वेषक अंटार्कटिका के पुख्ता सबूत लेकर वापस नहीं लौटा था। दक्षिणी भूभाग की अवधारणा अकादमिक अटकलों में तो मौजूद थी, लेकिन प्रत्यक्ष अवलोकन के अभाव में यह विशुद्ध रूप से काल्पनिक ही रही। उस दौर के मानचित्रकारों ने अज्ञात क्षेत्रों को खाली छोड़ दिया, बजाय इसके कि वे बिना प्रमाण के तट रेखाएं गढ़ें। पिंकर्टन मानचित्र बनने के ठीक 1 वर्ष बाद 1819 में अंटार्कटिका आधिकारिक तौर पर मानव भौगोलिक ज्ञान का हिस्सा बन गया। विभिन्न देशों के कई अभियानों ने जमे हुए महाद्वीप को सबसे पहले देखने का श्रेय हासिल किया। उसी समय से अंटार्कटिका मानचित्र पर दिखाई देने लगा, पहले एक मोटे मोटे खाके के रूप में, और धीरे धीरे अधिक विस्तृत होता गया जैसे जैसे खोजकर्ताओं ने इसके दुर्गम तट रेखा का मानचित्रण किया। पूर्ण अनुपस्थिति से धीरे धीरे मानचित्र में शामिल होने की यह प्रगति आधुनिक खोजों की स्वीकृत समय रेखा में पूरी तरह से फिट बैठती है। यहीं से रहस्य वास्तव में परेशान करने वाला हो जाता है। अंटार्कटिका 1819 से बहुत पहले बने मानचित्रों में दिखाई देता है। ये मानचित्र पुनर्जागरण काल और यहां तक कि मध्य युगीन काल के भी हैं। ये मानचित्र आधुनिक सभ्यता द्वारा अंटार्कटिका के अस्तित्व को आधिकारिक रूप से जानने से सदियों पहले बनाए गए थे। फिर भी महाद्वीप इन मानचित्रों पर बार बार दिखाई देता है और किसी अस्पष्ट पौराणिक दक्षिणी भूभाग या कलात्मक कल्पना के रूप में नहीं। इन प्राचीन मानचित्रों में अंटार्कटिका को विश्व के सबसे निचले हिस्से में सही स्थान पर दर्शाया गया है। मानचित्रों में अंटार्कटिका की स्थिति से ऐसा भौगोलिक ज्ञान झलकता है जो पारंपरिक इतिहास के अनुसार उस युग के मानचित्रकारों के पास नहीं होना चाहिए था। इन पुराने मानचित्रों में अंटार्कटिका की उपस्थिति से भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि महाद्वीप को किस प्रकार दर्शाया गया है। इनमें से कई प्राचीन दस्तावेजों में अंटार्कटिका आधुनिक मानचित्रों की तुलना में बड़ा दिखाई देता है। पहली नजर में यह मानचित्रकारों द्वारा की गई साधारण अतिशयोक्ति लग सकती है, जिन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि आकार में यह अंतर गहरे निहितार्थ रखता है
जो किसी असाधारण बात की ओर इशारा करता है। पिछले हिमयुग के दौरान वैश्विक समुद्री स्तर आज की तुलना में काफी कम था, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश भाग को ढकने वाली बर्फ की चादरों में भारी मात्रा में पानी जमा था। कुछ समयों में अंटार्कटिका की बर्फ की परत भी अलग थी, जिससे नीचे की चट्टानी भूभाग का अधिक भाग दिखाई देता था। उन परिस्थितियों में अंटार्कटिका वास्तव में आधुनिक युग की तुलना में बड़ा दिखाई देता होगा। इन प्राचीन मानचित्रों में दर्शाई गई तटरेखाएं भूवैज्ञानिक विज्ञान के अनुसार 12,000 वर्ष पूर्व अंटार्कटिका के वास्तविक स्वरूप से काफी मिलती जुलती हैं। यह समानता केवल सामान्य आकार तक ही सीमित नहीं है। इनमें से कुछ पुराने मानचित्र तटीय विवरण और भू आकृतियों को दर्शाते हैं, जो अंटार्कटिका की हिमनदी के नीचे स्थित स्थलाकृति से मेल खाते हैं, जिसका अर्थ है कि वास्तविक चट्टानी महाद्वीप मीलों बर्फ के नीचे छिपा हुआ है। आधुनिक विज्ञान ने हाल के दशकों में विकसित उन्नत रडार और सोनार तकनीकों का उपयोग करके ही इस दबे हुए भूभाग का मानचित्रण किया है। फिर भी इस छिपे हुए भूगोल से मेल खाने वाली जानकारी सैकड़ों साल पहले बनाए गए मानचित्रों पर दिखाई देती है। ग्रीनलैंड एक समानांतर रहस्य प्रस्तुत करता है, जो इसके निहितार्थों को और पुष्ट करता है। कुछ ऐतिहासिक मानचित्र ग्रीनलैंड को इस प्रकार दर्शाते हैं, जो बर्फ की चादर के नीचे स्थित उसके वास्तविक भूभाग से मिलते जुलते हैं, जो अब द्वीप के अधिकांश भाग को ढके हुए है। आधुनिक बर्फ भेदी रडार ने इस हिमनदी के नीचे स्थित भूभाग का खुलासा किया है, जिससे जमी हुई सतह के नीचे की स्थिति की पुष्टि होती है। इन प्राचीन मानचित्रों और ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे छिपी भौगोलिक स्थिति के बीच समानता से पता चलता है कि इन मानचित्रों की सामग्री उस समय की है जब ग्रीनलैंड आज की तुलना में बहुत कम बर्फ से ढका हुआ था। जरा सोचिए कि इन सभी प्रमाणों का एक साथ क्या अर्थ निकलता है। प्राचीन मानचित्र सटीक देशांतर दर्शाते हैं, जिसके लिए ऐसी तकनीक की आवश्यकता थी जिसका आविष्कार कथित तौर पर 1700 के दशक तक नहीं हुआ था। अंटार्कटिका को उसकी आधिकारिक खोज से सदियों पहले दर्शाया गया है, जिसमें हिमयुग की स्थितियों के अनुरूप तटरेखाएं दिखाई गई हैं। ग्रीनलैंड को उसके वर्तमान हिम आवरण के नीचे जैसा दिखता होगा, वैसा चित्रित किया गया है। ग्राहम हैनकॉक एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो मानव इतिहास के बारे में मूलभूत मान्यताओं को चुनौती देता है। एक समय था जब विश्व का मानचित्रण एक वैश्विक समुद्री सभ्यता द्वारा किया गया था, जिसके पास 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक सभ्यता द्वारा प्राप्त की गई तकनीकी क्षमताओं के समान क्षमताएं थीं। इस व्याख्या के अनुसार वह प्राचीन मानचित्रण पुनर्जागरण, शास्त्रीय प्राचीन काल या ज्ञानोदय युग के दौरान नहीं हुआ था। यह हिमयुग के दौरान 12,000 वर्ष से भी अधिक पहले हुआ था। यदि यह निष्कर्ष सही है, तो इसका तात्पर्य उस समय एक उन्नत सभ्यता के अस्तित्व से है, जो वैश्विक नौवहन, सटीक सर्वेक्षण, गणितीय गणना और परिष्कृत समुद्री प्रौद्योगिकी में सक्षम थी, जबकि पारंपरिक इतिहास के अनुसार मानवता केवल आदिम शिकारी संग्रहकर्ताओं के छोटे छोटे बिखरे हुए समूहों तक ही सीमित थी। लेकिन शायद इन प्राचीन मानचित्रों का सबसे रोचक रहस्य कोई महाद्वीप नहीं है। यह एक द्वीप है जो पानी के ऊपर दिखाई देता है, जबकि वास्तव में उसे समुद्र की गहराई में होना चाहिए। बिमिनी रोड का रहस्य 1513 के पीरी रीस मानचित्र पर लौटते हुए एक ऐसी विशेषता है जिस पर अंटार्कटिक रहस्य की तुलना में बहुत कम ध्यान दिया गया है, लेकिन यह एक प्राचीन लुप्त सभ्यता के प्रमाण के रूप में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। यह विवरण कोई महाद्वीप नहीं है, यह एक अकेला द्वीप है
और इसकी मौजूदगी प्राचीन मानचित्रण और लुप्त भूगोल के बारे में कई गंभीर सवाल खड़े करती है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित पीरी रीस मानचित्र पर एक बड़ा द्वीप दिखाई देता है, जिसकी आंतरिक बनावट असामान्य है। इस द्वीप के बीचों बीच से एक ऐसी सड़क गुजरती है जो स्पष्ट रूप से विशालकाय पत्थरों से बनी हुई लगती है, यानी बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉकों को सीधी रेखा में व्यवस्थित किया गया है। इस आकृति को उतनी ही स्पष्टता और सलीके से बनाया गया है जितनी सावधानी से प्रमाणित तटरेखाओं और अन्य भौगोलिक तत्वों को दर्शाया जाता है। यह कोई कलात्मक सजावट या अस्पष्ट प्रतीक नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक वास्तविक संरचना को दर्शाती है जिसे बहुत पुराने मूल मानचित्रों से लिया गया था, जिनकी नकल पीरी रीस ने की थी। इस द्वीप की स्थिति इसके महत्व को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ठीक उसी स्थान पर स्थित है जहां आज ग्रैंड बहामा बैंक्स स्थित हैं, फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्वी तट से दूर। आधुनिक समय में यह क्षेत्र अधिकतर उथले जल, बिखरे हुए छोटे द्वीपों और जलमग्न चूना पत्थर के पठारों से बना है। हालांकि पीरी रीस मानचित्र में उथले समुद्र या खंडित भूभाग नहीं दिखाए गए हैं। इसके बजाय यह एक ही सुसंगत भूभाग को दर्शाता है, जो ठीक उसी स्थान पर स्थित है जहां भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि हिमयुग के दौरान जब समुद्र का स्तर काफी कम था, तब एक बहुत बड़ा खुला द्वीप मौजूद रहा होगा। ग्राहम हैनकॉक ने इस रहस्य का अध्ययन केवल दूर से ही नहीं किया। कई वर्षों तक उन्होंने स्कूबा डाइविंग के माध्यम से दुनिया भर में डूबे हुए स्थलों का सक्रिय रूप से अन्वेषण किया, ताकि लुप्त हिमयुग की सभ्यताओं के विचार का समर्थन करने वाले भौतिक साक्ष्य मिल सकें। जिन स्थलों का उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया, उनमें से एक बिमिनी रोड था, जो ग्रैंड बहामा बैंक्स के भीतर ठीक उसी स्थान पर स्थित है जहां पीरी रीस मानचित्र में पत्थर की सड़क वाले रहस्यमय द्वीप को दर्शाया गया है। बिमिनी रोड 1960 के दशक के उत्तरार्ध में अपनी खोज के बाद से ही विवादों में रहा है। यह उत्तरी बिमिनी द्वीप के पास समुद्र तल पर लगभग आधा मील तक फैले बड़े आयताकार चूना पत्थर के ब्लॉकों की एक सीधी रेखा में व्यवस्थित संरचना है। ये ब्लॉक आकार और आकृति में आश्चर्यजनक रूप से समान हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें इस तरह से जोड़ा गया है कि कई पर्यवेक्षकों को लगता है कि इनका निर्माण जानबूझकर मानव हाथों से किया गया है। चूंकि यह संरचना अपेक्षाकृत उथले पानी में स्थित है, इसलिए इसकी खोज के बाद से दशकों से गोताखोरों, शोधकर्ताओं और भूवैज्ञानिकों द्वारा इसका व्यापक अध्ययन किया गया है। बिमिनी रोड को लेकर चल रही बहस हमेशा से इस बात पर केंद्रित रही है कि यह प्राकृतिक है या कृत्रिम। मुख्यधारा के पुरातत्वविदों का मानना है कि यह समुद्र तटीय चट्टानों का प्राकृतिक निर्माण है, जो कुछ भूवैज्ञानिक परिस्थितियों में खंडनुमा आकृतियों में टूट सकती हैं। हैनकॉक इस बात से इनकार नहीं करते कि समुद्र तटीय चट्टानें प्राकृतिक रूप से बन सकती हैं। वह इस व्याख्या को भूवैज्ञानिक रूप से सैद्धांतिक रूप से मान्य मानते हैं। हालांकि स्थल पर बार बार गोताखोरी करने और कई वर्षों तक व्यक्तिगत रूप से गहन अवलोकन करने के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संरचना की संगठितता, रैखिकता और स्थिरता से यह संकेत मिलता है कि मानव ने जानबूझकर समुद्र तट की चट्टानों का निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग किया है, न कि यह कोई आकस्मिक भूवैज्ञानिक दुर्घटना है। फिर भी हैनकॉक अंततः इस बहस से पूरी तरह ध्यान हटा देते हैं। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि बिमिनी रोड कृत्रिम है या प्राकृतिक। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह तर्क एक कहीं अधिक जटिल मुद्दे के सामने गौण है,
जिसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह संरचना एक प्राचीन मानचित्र पर जलमग्न आकृति के रूप में दिखाई देती है। पिरी रीस के नक्शे पर महापाषाणकालीन सड़क लहरों के नीचे डूबी हुई नहीं दिखाई गई है। इसे समुद्र तल से ऊपर उठे हुए एक द्वीप पर सूखी भूमि पर खींचा गया है। यह एक अकेला विवरण मूल मानचित्रों के निर्माण की तिथि निर्धारित करने के लिए एक स्वतंत्र और शक्तिशाली तंत्र प्रदान करता है। समुद्र तल परिवर्तन के भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि ग्रैंड बहामा बैंक्स अंतिम बार हिमयुग के दौरान बड़े भूभाग के रूप में दिखाई दिए थे, जब वैश्विक समुद्र तल आज की तुलना में काफी नीचे था। बिमिनी रोड का स्थान अंतिम बार पानी के ऊपर दिखाई देता था। बिना गोताखोरी उपकरणों के वहां पहुंचा जा सकता था और एक द्वीप के हिस्से के रूप में उसका अवलोकन और मानचित्रण किया जा सकता था। यह हजारों साल पहले की बात है। यह मुख्यधारा के पुरातत्व द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी सभ्यता के उदय से बहुत पहले की बात है। इस साक्ष्य का निहितार्थ स्पष्ट है। यदि पीरी रीस के मानचित्र पर बिमिनी रोड पानी के ऊपर दिखाई देती है, तो जिन मूल मानचित्रों से पीरी रीस ने अपनी जानकारी ली थी, वे उस समय बनाए गए होंगे जब वह पूरा क्षेत्र शुष्क भूमि था। इसका अर्थ है कि हिमयुग के दौरान किसी ने उस क्षेत्र का सर्वेक्षण और मानचित्रण किया था। कोई व्यक्ति न केवल तट रेखाओं का, बल्कि पत्थर की सड़क जैसी आंतरिक विशेषताओं का भी दस्तावेजीकरण कर रहा था। ऐसी गतिविधि के लिए संगठित समुद्री यात्रा, परिष्कृत नौवहन और उन्नत मानचित्रण ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो मानव इतिहास के उस कालखंड के लिए पारंपरिक पुरातत्व विज्ञान की पहुंच से कहीं अधिक है। ग्राहम हैनकॉक के विचार में बिमिनी रोड उनके द्वारा प्रस्तुत व्यापक साक्ष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है। सटीक देशांतर मापन से उन्नत समय निर्धारण तकनीक का संकेत मिलता है। अंटार्कटिका का मानचित्रण इसकी आधिकारिक खोज से सदियों पहले किया गया था, जिसमें तट रेखाएं हिमयुग की स्थितियों से मेल खाती हैं। अब एक प्राचीन मानचित्र पर पानी के ऊपर एक जलमग्न संरचना दिखाई दे रही है। ये सभी प्रमाण एक ही दिशा में इशारा करते हैं, एक ऐसी लुप्त सभ्यता की ओर जिसे मुख्यधारा का पुरातत्व विज्ञान स्वीकार करने से इनकार करता है। इन विसंगतियों का पूरी तरह से विश्लेषण करने और उनके अर्थों की पड़ताल करने के बजाय मुख्यधारा के पुरातत्व विज्ञान ने इन्हें खारिज कर दिया है, अपर्याप्त सिद्धांतों से इनकी व्याख्या की है या इन्हें उस स्वीकृत ऐतिहासिक ढांचे में फिट करने की कोशिश की है जो वास्तव में इन्हें समाहित नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि अकादमिक समुदाय इस संभावना से बचने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि मानव इतिहास उससे कहीं अधिक प्राचीन और जटिल हो सकता है जितना हमें सिखाया गया है। नक्शे मौजूद हैं, सबूत वास्तविक हैं और इनसे उठने वाले सवालों के ईमानदार जवाब मिलने चाहिए। इन सभी साक्ष्यों में एक ही पैटर्न दिखाई देता है जो सुसंगत और ठोस है। प्राचीन काल से ही असंभव ज्ञान से युक्त मूल मानचित्र संरक्षित किए गए। मध्ययुगीन और पुनर्जागरण काल के मानचित्रकारों द्वारा उनकी नकल की गई और वे आज तक मानव उपलब्धि के एक भूले हुए अध्याय के प्रमाण के रूप में मौजूद हैं। देशांतर गणनाओं की सटीकता, हिमयुग के तट रेखाओं के साथ अंटार्कटिका की उपस्थिति, हिमनदी के नीचे स्थित ग्रीनलैंड का चित्रण और सूखी भूमि पर बिमिनी रोड का चित्रण, ये सभी एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। आज से 12,000 वर्ष पूर्व हिमयुग के दौरान उन्नत समुद्री प्रौद्योगिकी से लैस एक परिष्कृत सभ्यता ने हमारे ग्रह का मानचित्रण किया था, लेकिन समय के साथ
उनके अस्तित्व के लगभग सभी निशान मिट गए हैं। ये प्राचीन मानचित्र हमें मानव इतिहास के बारे में अब तक ज्ञात सभी बातों पर पुनर्विचार करने के लिए विवश करते हैं और साक्ष्य बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने मुख्य धारा के पुरातत्व विज्ञान द्वारा स्वीकार किए गए ज्ञान से कहीं अधिक उपलब्धियां हासिल की थीं। आपको क्या लगता है कि लहरों के नीचे क्या छिपा है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें।